माने अहिर किसी की घर में फान जाएगा। हाँ। बच्चों के लिए, सांढ़ों के लिए आपने धर्मशाला बनवा दिया, लेकिन जो नौजवान सांड के भेष में गांव में घूम रहा है तो कम से कम नौजवानों को तो थोड़ा आपको मदद करना चाहिए। आज जब घोसी वाला चुनाव ऐलान हुआ, उसमें ओम प्रकाश जो थे, हम उनके खेला देखा। अच्छा। शाम खा ओम प्रकाश जाते थे तो कहते थे कि उनको वोट मत देना, और अच्छा। घूम करके कह देता था, ऐसा बोलते थे? हाँ, कि वोट मत देना। अच्छा। वो जो है अपने बिरादरी में यही काम किया। किस लिए वो करते थे? उस पार्टी में रह करके उसी पार्टी को हराने का काम करते? हराने का काम किया। लेकिन मीडिया वाले बार बार हरतुज करते हैं कि मायावती जी क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होती है। गरीबों को उठाने के लिए नहीं है, गरीबों का लोग खून चूसने का ही काम करते हैं। अच्छा। गरीब तड़प रहे हैं। जहां भी वादा किए हैं प्रधानमंत्री, कोई वादा को पूरा नहीं किए हैं। 10 बरिस समय बीत गए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं, पहले बिरहा गाते थे और आज की डेट में एक बहुत शानदार आल्हा के गायक हैं, माननीय श्री राम अवध यादव जी, जो बलिया जिला के रहने वाले हैं। आज हमारे स्टूडियो पर इनका आगमन हुआ है, तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो चुनाव नज़दीक है 2024 का, तो जो 2024 का चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी पे कितना भारी पड़ने वाला है या कितना नुकसान होने वाला है इन लोगों को? क्या रणनीति है, क्या बताएंगे आप? देखिए, राजनीति में और रणनीति में बहुत अंतर होता है जी। जिसके पास रणनीति है जी। वो विजेता प्राप्त कर सकता है जी। लेकिन जो रणनीति जानते हैं वही विजेता प्राप्त करेंगे। जी। तो हम एक आपको पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। जी। जैसे में रावण जो था लंका में, जी। तो राजनीति जानता था, जी। जिसमें साम दाम दंड भेद, जी। लेकिन रणनीति नहीं जानता था। अच्छा। उस जमाने में राम के पास रणनीति थी। अच्छा, ठीक। जो बंदरी सेना को लेकर के राम चढ़ाई करके और रणनीति लगा करके रावण की लंका को विध्वंस कर दिया। जी। और रावण पर विजयता प्राप्त किया। जी। महाभारत में जब आप आएंगे तो कृष्ण भगवान जो थे, ये महाभारत की रणनीति जानते थे। अच्छा। जो 5 पांडवों को लेकर के और कौरवों पर जौन बात उनकी विजयता प्राप्त किया, लाखों लाखों सैनिक 5 को मिला करके और मार डाला। ठीक। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश में आज राजनीति चल रही है जी, और बीजेपी चारों तरफ देश में हाला मचा दिया है जी, लेकिन द्वापर में कृष्ण भगवान रणनीति जानते थे और उसके बाद अब कलयुग के माध्यम में जब आप आएंगे, उसके बाद रणनीति जानने वाला गांधी जी थे। अच्छा। और गांधी जी 30 बरिस पैदल चल के आंदोलन किया। अच्छा। जो जनता के जगाने का काम किया। अच्छा। तब अंग्रेजों को भगाने का काम किया। जो गर्म दल के नेता थे, सुभाष चंद्र बोस जी, खुदीराम बोस जी, ये अपने के लिए, धरती के लिए कुर्बानी देते थे और लड़ाई करते थे जी। लेकिन गांधी के पास रणनीति थी। अच्छा। जो रणनीति लगा करके और देश को कम से कम गुलामी से छुटकारा करा दिया। अच्छा जी। गांधी जी के बाद रणनीति में चरण चौधरी आ गए। अच्छा। जब चरण चौधरी रणनीति में, और चरण चौधरी रणनीति जानते थे। अच्छा। पहला रणनीति राम जानते थे, दूसरी रणनीति कृष्ण भगवान जानते थे, और कृष्ण भगवान के बाद गांधी जी जानते थे। गांधी जानते थे। और गांधी जी जब अपना रणनीति लगाए तो अंग्रेजों को भगा दिया जी। और गांधी जी के रणनीति जी चरण चौधरी। अच्छा। हमारे देश में चरण चौधरी जो हुए, पहला विधायक हुए थे। लेकिन देश में जब घूम करके जायजा लिया, अमीर को गरीब को देखा, तो सारे लोगों की जिम्मेदारी थी। अच्छा। और गरीब जो आदमी थे, आन का तबेदारी करता था, नौकरी करता था, उसी का खेत जोतता था, बोता था, खाने के लिए मोहताज था। लेकिन विधानसभा में आवाज उठी जी कि अहिर बिरादरी जो है नंबर 8 में घोषित कर दिया जाए। अच्छा। तो चरण चौधरी ने कहा उसमें कि नहीं, बिना जायजा लिहले पहले संरक्षण किया जाए। नंबर 8 में कहा है? नंबर 8 का मतलब? नंबर 8 का मतलब कि नंबर 8 में घोषित अगर कर देंगे जी, तो जैसे मायावती जी लगाई थी हरिजन एक्ट, उसी तरीका से नंबर 8 था। अच्छा। आप कोई नौकरी करने लायक नहीं रह जाएंगे। अच्छा। कोई
काम करने लायक नहीं रह जाएंगे, आप सेना में कोई भर्ती नहीं हो पाएंगे। अच्छा। इसे की कलंक लग जाएगा। अच्छा, तो और ये चीज़ पूरे अहिर बिरादरी पे लगाने वाले थे वो लोग? लगाने वाले थे, ये विधानसभा में आवाज उठी थी सर। अच्छा। तो चरण चौधरी एक ऐसा व्यक्ति था कि वो कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा, जायजा लूंगा, और जायजा लेने के बाद तब हम इस पर फैसला लेंगे कि हाँ नंबर 8 में अहिर को घोषित किया जाए। वो लोग कहते थे कि अहिर जो है गिरह मारते थे जी, तो वो गिरह मार देते थे तो पूरा ऊंचाई 7 हाथ या 8 हाथ ऊंचा पर जाते थे। तो लोग कहते थे कि अहिर तो किसी के घर में फान जाएगा। अच्छा, माने अहिर किसी के घर में फान जाएगा। हाँ, तो इसी पर नंबर 8 में घोषित लोग करते थे। अच्छा, गिरह मारने पर। अच्छा, तो चरण चौधरी ने कहा कि भाई हम इस बात को मानेंगे नहीं, हम जब जायजा लेंगे तभी मानेंगे। तो वो जायजा लेने के लिए चरण चौधरी चला, पैदल चला भाई। अच्छा, और पैदल चल करके देश में भ्रमण करते करते जी 4 गढ़वान मिले थे हमारे बलिया में। अच्छा, ये प्रमाण है। अच्छा, भराड़ी के रहने वाले थे, एक चंद्रवार के रहने वाले थे, जो लोग गाड़ी हाँकते थे। अच्छा, बैलगाड़ी 4 आना पैसा पर वो लोग बक्सर लेकर के गूड़ जाते थे। अच्छा, 4 आना पर केवल। और गाड़ी पर बैठे चरण चौधरी, एक उसमें ठाकुर साहब थे, एक जना पंडित थे और 3 आदमी थे उसमें। यही लोग जायजा लेने के लिए निकला था। बक्सर जब लोग गया तो बक्सर जाने के बाद ये लोग कहा कि हम लोगों की भूख लगी है, थोड़ा भेली बेच करके इसमें से हमको खाने के लिए दीजिए। तो ये लोग कहे गढ़वान नहीं नहीं नहीं, ये काम हम लोग नहीं करेंगे, हम लोगों के ईमान धर्म पर ये जो है हम लोगों को दिया है, बेच करके उसका पैसा हम लोग वापस करते हैं। हम लोग खाने पीने के लिए हैं, तिलवा लिए हैं, दाना लिए हैं, इसके बाद भौरी चोखा लगेगा तो हम लोग आप सबको खिलाएंगे। तीनों आदमी को बक्सर में वो लोग खिलाए। किरण डूब गई जब वहां से लोग चले। अच्छा, तो दियर में जब पहुंचे तो ये लतरी केराव खूब मटर खूब फरी थी, गदराई थी। तो तीनों आदमी को तीनों गाड़ी पर बैठा करके कहा लो कि अब आप लोग गाड़ी हाँकिए, थोड़ा हम लोग अपना काम करेंगे। चरण चौधरी ने कहा कि भाई कौन काम करेंगे आप लोग? तो ये बोझा किराए उखाड़ करके गाड़ी पर फेंकने लगे। अच्छा, जब फेंकने लगे तो पंडित जी कहता कि देख लीजिए ये अहिर की चाल। अब तक ले तो इन सबों की रहन बड़ी बढ़िया थी, लेकिन देखिए अब तो ये बैलगाड़ी पर किराए उखाड़ करके लादने लगे। चरण चौधरी कह रहे कि अच्छा ठीक है, उखाड़ लेने दीजिए, तब पूछा जाएगा। जब तीनों गाड़ी पर लाद दिल लो तीनों गढ़वान, तो फिर बैठल लोग। जमुना में रामदेव नाम था एक गढ़वान का, और एक गढ़वान जो भणारी का रहने वाला था, एक गढ़वान चनवार के रहने वाला था जिसका नाम सरोज यादव थे जी। तो ये लोग जवाब दिए। अच्छा, बैठा के पूछने लगे चरण चौधरी के, अच्छा ये बताओ जाई केरैया काहे के उखड़ला जाई होता, याने कह बनियावा का तो बड़ा ईमानदारी से सौदा बेचला है जा, लेकिन ई काहे उखड़ला जा, तो ई कहलो जो चुप रह जा, ई चिन्हत ना रहे लोग कि मने ई चरण चौधरी हम। कहला सर देखिए आप गाड़ी पर बैठला जा, सवेरे ही से हमने की गाड़ी पर बाला जा, ले गई जा, ले आओ तनी जा, फिर कहता जा बलिया पहुंचा दीजिए, हमने पर बांड लगावता जा कि किराए काहे उखाड़ ले होला। आप बताइए कि 4 आना पैसा मिलता है जी, खेत सब दूसरे का है, हम लोगों का है नहीं। तो हम लोग इसी नाते उखाड़े हैं कि बैल के खिलाने के लिए, कि ये किराए मोटर उखाड़ लिए और बैलों को खिला देंगे तो थोड़ा पैसा हम लोगों को बच जाएगा। 4 आना पैसा में अब हमके बताइए कि हम लोग घर का खर्चा चलाएंगे कि घर द्वार बनाएंगे कि बेटी बेटा का ब्याह करेंगे। इसी बात को लेकर के चरण चौधरी ने कहा कि आप लोग सुन रहे थे, ये पेट के लिए नहीं चोरी कर रहे हैं, ये लोग गौ के लिए चोरी कर रहे हैं। तो सब लोग कहा कि हाँ भाई तब तो ये लोग बैलों के लिए चोरी कर रहे हैं। सही बात बा कि 4 आने पैसा में क्या करेंगे? कहला जाके खेत बाड़ी हमनी का है ये नहीं के, सारा खेत आने के बाद वही चरण चौधरी जब आ गए विधानसभा में भाई साहब, तो आवाज उठाया और यही कहा कि मैं गरीबों को जब तक जमीन नहीं दे दूंगा तब तक मेरा चरण चौधरी नाम नहीं रहेगा। यही जैसे शर्त लगा करके गए। अच्छा, तो उसी समय में एक कानून चलती थी 29B, और 29B कानून को लगा करके चरण चौधरी जिम्मेदारी प्रथा को तोड़ा। अच्छा, और जितने लोग सेकमी जोतते थे, जैसे अटैहा बटैहा जोतते थे, वो सारे लोगों का जमीन हो गई। अच्छा, जिम्मेदारी प्रथा को तोड़ दिया। तो गांधी जी के बाद रणनीति चरण चौधरी ने लगा करके और गरीबों को सहायता किया, गरीबों को जमींदार बना दिया।
हर चीज का सुविधा दिया। लेकिन चरण चौधरी के 4 चेले थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मुलायम यादव थे। अच्छा, मुलायम यादव जी। मुलायम यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के। तो मुलायम को बुला करके चरण चौधरी ने कहा, और उनका एक लड़का था जो जिसका नाम जयंत यादव, चरण चौधरी का लड़के हैं। आज भी यूपी की राजनीति में काफी एक्टिव है। उनकी एक पार्टी आरएलडी, हाँ, जो इंडिया गठबंधन में जो है सम्मिलित, वो भी है। तो इंडिया गठबंधन में वो भी सम्मिलित हैं। लेकिन कहा कि चरण चौधरी ने कहा कि मेरे 2 बेटा है, एक जयंत है तो पढ़ने लिखने में है, लेकिन राजनीति में मैं चरण चौधरी को दे रहा हूं, अरे मुलायम सिंह को दे रहा हूं, मुलायम यादव को दे रहा हूं। तो मुलायम को रणनीति बताया, और जब मुलायम को रणनीति बताया तो मुलायम से एक बात कहा कि देखिए अभी किसान आजाद नहीं है। 2 चीज ने हमने सोचा, लेकिन मैं अब पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसी नाते कि हमारी बढ़ोतरी आ गई। लेकिन हे मुलायम, आपको मैं कह रहा हूं कि जरूर किसानों पर ध्यान देना और हमेशा गरीबों की आवाज उठाना। अच्छा, समाजवाद लाने का मतलब यही होता है, और ये हमसे रणनीति जान लीजिए। गरीब किसान आज भी गुलाम है, जो अपने गेहूं का और धान का कीमत नहीं लगा पाता है, और बनिया आता है तो उसका कीमत लगाता है। अगर वो 10 ही पैसा कह देता है तो किसान 10 ही पैसा में दे देता है। जैसे बनिया के घर आप जाएंगे तो अपना दौलत का दाम अपने वो लगाता है। तो कम से कम किसानों को आजादी दिलाने का काम कीजिएगा, तभी समाजवाद देश में आएगा। जब किसान अपने कीमत का दाम लगाने लगेंगे और उनको पानी बिजली फ्री चाहिए, और फ्री कर देना, लोन लेता है कम से कम उसको राहत देना और माफ कर देना, यानी जगह जगह की बात बताए थे मुलायम को, और मुलायम को रणनीति बताए। अच्छा, खैर बीते बीते मुलायम भी चलाते आए, गरीबों का रक्षा किया और हर काम को रक्षा किया। इन्हें गरीबों का हमेशा जो है भलाई किया, किसानों का भलाई किया। मरने के वक्त में अब मुलायम सिंह रणनीति शिवपाल को बताया। अच्छा, पहला बार कि हे भाई अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये सारा परिवार है और एक लड़का है अखिलेश यादव, कम से कम देख रेख में आप रहना, थोड़ा रणनीति जान लीजिए। अगर रणनीति नहीं जानेंगे तो समाजवाद पार्टी को चला नहीं पाएंगे। तो शिवपाल को रणनीति बताया, और ये अखिलेश को भी बताया। मुलायम सिंह के मर जाने के बाद विधानसभा में आज माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी ने थोड़ा सा चॉइस लिया, कहा कि शिवपाल थोड़ा अपने भतीजा को थोड़ा और पढ़ा दिए होते, अच्छा, तो बहुत बड़ा विद्वान हो जाते। इसी नाते कि अभी कुछ जानता नहीं है। तो शिवपाल ने हंस करके कहा कि क्या बताऊं, अरे क्या मैं पढ़ाऊंगा, आपसे पहले मुख्यमंत्री बन गया। तो लोग थप्पड़ी बजा दिया विधानसभा में कि भाई बात सही कर रहे हैं। इन शिवपाल कहे हैं कि जोगी जी, मुख्यमंत्री जी, आप वहीं केवल धुइयां रमाने का हाल जानते हैं, आहुति देने का काम करते हैं, और बछड़ा पालने का काम करते हैं। देश का जो बछड़ा जो बात उन सरही में घुमाने का काम करते हैं, वो धर्मशाला बनाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बछड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सांडों के लिए आपने धर्मशाला बनवा दिया, लेकिन दूसरा चांस से आप मुख्यमंत्री बने हैं। नौजवान हमारे देश में घूम रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं दर दर का, क्यों नहीं नौजवानों को व्यवस्था बनाते हैं। सांड को तो व्यवस्था बना दिया, जो नौजवान सांड के भेष में गांव में घूम रहा है, तो कम से कम नौजवानों को तो थोड़ा आपको मदद करना चाहिए, बनाना चाहिए। हमारे पॉकेट में पैसा है, हम तो चाय पी लेते हैं, लेकिन जो नौजवान भाई है, वो भाई सब नौजवान जो बेरोजगार है और पैसा बिना तड़प रहा है, तो यह बताइए कि जब पैसा बिना तड़प रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, वो क्या काम करेगा? किसी की मारने पीटने का काम कर देगा। तो इस बात को करने में और इस राज चलाने में, आप जैसे सांड रोड पर घूम रहे हैं, बिना पूछे किसी के खेत में चरने लगते हैं, उसी से नौजवान जो है, जब नहीं कुछ मिलेगा तो वो किसी के खेत में वो भी चरने का काम करने लगेंगे। तो क्या होगा?
तो आप हमको सिखला रहे हैं कि अखिलेश को क्यों नहीं पढ़ा दिया, आप क्यों जो मुख्यमंत्री बन करके क्यों नहीं नौजवानों को रोजी रोटी दे देते हैं। क्या बात है। ये बात कह रहे थे शिवपाल। आपको पता नहीं है कि रणनीति माने क्या होता है। तो योगी ने बोला कि 24 वाला चुनाव में आपका खाता नहीं खुलेगा। शिवपाल कहलन कि ठीक बात, समय बताएगी। खैर 20 दिन पहले ये घोसी वाला चुनाव ऐलान हो गया। अच्छा। आज जब घोसी वाला चुनाव ऐलान हुआ तब शिवपाल कहलन मुख्यमंत्री योगी जी से कि अब पता चलेगा कि कौन रणनीति जानता है। और 20 दिन पहले चला आया शिवपाल ये घोसी में। 15 दिन घूम घूम करके घर घर में जगाने का काम किया और बहुत बड़ा मेहनत किया, अपनी रणनीति लगाए। अच्छा। जो ये जान लीजिए कि जो मायावती जी थी वो चुप थी, लेकिन उनके लोग जो थे समर्थन में थे। और दारा चौहान की जब बारी आई राज करने के लिए, जब पारी आई राज करने के लिए, तो बीजेपी में भाग करके चला गया। खैर यहाँ का चुनाव जब शुरू हुआ और रणनीति लगाया जी, तो बहुत भारी मतों से विजेता प्राप्त किया। लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर बोले थे। जो ओम प्रकाश राजभर, जब हम अपना दल में थे तो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे। अच्छा। वहां भी जबकि सोनेलाल पटेल थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उसी समय में हम साथ में घूम रहे थे। और अपना दल को मैंने भी सोचा कि बहुत बढ़िया दल है जी। उसमें ओम प्रकाश जो थे हम उनके खेला देखा। अच्छा। कोलसरा विधानसभा में जब चुनाव हो रहा था तो उसी जमाने में हम लोग गा बजा करके प्रचार करते थे, मैंने भौर बिरादरी में। अच्छा। शाम खाओ प्रकाश जाते थे तो कहते थे कि उनको वोट मत देना, और अच्छा। घूम करके कह देता था। ऐसा बोलते थे? हाँ, कि वोट मत देना। अच्छा। बड़ी तरीका से सोनेलाल पटेल, वहाँ पटेलों की बहुत काफी वोट था, लेकिन वो जो है अपने बिरादरी में यही काम किया। किस लिए वो करते थे? मतलब उस पार्टी में रह करके उसी पार्टी को हराने का काम करते? हराने का काम किया। क्यों किया? कि एक गुरु तुल्य थे सोनेलाल पटेल। अच्छा। हम लोग तो उनके चेले थे। लेकिन ये लोग टिकट मांग रहे थे। ओम प्रकाश कह रहे थे कि हमको कोलसरा विधानसभा से टिकट चाहिए। अच्छा। निरंजन राजभर मांग रहे थे कि हमको कोलसरा विधानसभा से टिकट चाहिए। तो सोनेलाल पटेल झगड़ा छोड़ाया कि जाने दीजिए, हम आप लोगों को हमारे पार्टी का सहयोगी बनिए, हम जो है कोलसरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। यही खीस को लेकर के जय ओम प्रकाश राजभर वहां वोट काटने का काम किया। अच्छा, ठीक। तो धोखा सोनेलाल पटेल को दिया। कितने लोगों को धोखा देते जा रहा है, अपनी बिरादरी को भी धोखा दे दिया। वही ओम प्रकाश घोसी में बोला था। शिवपाल से हंस करके कहा कि अहिरों की बुद्धि तो 12 बजे रात में खुलती है। अच्छा। तो शिवपाल हंस के कहलन की बहुत बढ़िया बात किया ओम प्रकाश भाई, इतना बढ़िया बात आपने कहा कि मेरी आंख खोल दिया। लेकिन सुन लीजिए एक बात कि अहिर की बुद्धि काहे 12 बजे रात में खुले ले। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ 12 बजे रात में, तो बुद्धि खुल गई अहिर की। बुद्धि खुल गई। आज जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ 12 बजे रात में तो बुद्धि खुली। उसी रात में कंस का ताज गिर गया। ये अब तेरा राज नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। और उसी समय में जरासिंध बहुत बलवान था और राजा था अपने इलाका का, उसका ताज डगरा गया कि आपका राज नहीं रहेगा। अच्छा। उसी समय में दुर्योधन का ताज गिर गया महाभारत में कि अब तेरा राज नहीं रहेगा। जब अहिर की बुद्धि खुली तो महाभारत में दुर्योधन का ताज गिरा, जरासिंध का ताज गिरा और कंस का ताज गिर गया। अच्छा। उसी तरीका से घोसी वाला चुनाव में भाई साहब अब तो कहने की बात है कि जोगी का भी ताज गिर गया। अच्छा। मोदी का भी ताज गिर गया। अच्छा। जब अहिर की बुद्धि 12 बजे खुली तो मान लीजिए कि ताज गिर गया। तो आप 24 वाला चुनाव पर बात कर रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन बना है वो गरीबों का लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा। अभी अभी आप देखे हैं कि अमित शाह एक नया कानून बना दिया जो ड्राइवर ने हड़ताल बोला। ठीक है, इस पे हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम बता दें आपको, आप ही की बात से हम लाए हैं। जैसे आप बता रहे थे कि रणनीति सिर्फ कुछ लोग जानते थे। सबसे पहले राम जी जानते थे, उसके बाद श्री कृष्ण, उसके बाद गांधी,
फिर चरण चौधरी और जी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव और जी। फिर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। जी तो जब सिर्फ यही लोग रणनीति जानते हैं राजनीति करने का, जी उसके बाद भी लगातार जो हार हो रही है 2017 से 2014 से लेकर के अभी तक लगातार हार रहे हैं लोग, जी ये क्यों हार रहे हैं? दूसरी बात जो आप बोले हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो 12 बजे उनका जन्म हुआ और जन्म होने के तुरंत बाद कंस ताज गिर गया, तो कंस भी तो अहिर था। नहीं, कंस अहिर नहीं था। कंस अहिर नहीं था ना, तो कंस क्या था? कंस जो है देवकी का भाई वो माना जाता है जरूर, हाँ, लेकिन उसमें अंतर है। क्या है? इसी नाते अंतर था कि जो कंस के पिताजी जो थे और उनके माता को लेकर के जा रहा था, एक नहान लगा था और नहाने के लिए और तीर्थ यात्रा करने के लिए। अच्छा। एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा, तो उसमें 2-4 औरतें जो थी उनके पास थी। उनके औरत जो है सखी सहेली को बैठाई थी, अपने बैठी थी मेढ़ी पर कि इन लोगों को बैठने की जगह मिल जाए। तो एक बड़ा बड़ियार जंगल पड़ा, उसी जंगल में जो है एक ठोकर था। आज जब ठोकर लगा वो बोगी ले, जो बोगी पर लोग बैठ करके जा रहे थे, तो ये भक्त पीछे उलट गई। अच्छा। गिर गई। अच्छा। अच्छा। और उस जंगल में एक द्रौबली नाम का राक्षस रहता था। अच्छा। जो द्रौबली नाम का राक्षस रहता था और इनके जब गिरल देखलस तो ये थोड़ी देर ले खड़ा होकर सुगरावती अड़ी कि हम तो गिर गए। रथ निकल गई बहुत आगे। द्रौबली नाम का राक्षस जो था ठीक वो राजा का भेष बना लिया। अच्छा। और रूप बना लिया। अच्छा। जो कंस के पिता होने वाले थे हाँ। उसका रूप बना लिया। हाँ। और रूप बना करके जा करके उनके साथ संभोग कर दिया। अच्छा। आज जब संभोग कर दिया तो द्रौबली नाम के राक्षस का बच्चा दुर्योधन पैदा हुआ। अरे कंस पैदा हुआ, यानी कि राक्षस लड़का है वो। और राक्षस का लड़का था जी। वो, अपने खास पिता का लड़का नहीं था। अच्छा। माँ थी लेकिन और कोई का वो लड़का था। अच्छा। इसी नाते माता पिता को सताने का काम करता था। अपने पिता को और माता को सताने का काम करता था। देवकी वासुदेव जी जब जेल में बंधे थे तो भाई साहब हमेशा अरे वो जब राक्षसे से पैदा हुआ था तो उसकी राष्ट्रीय ठीक है, हो गया। वो देवकी का सगा भाई नहीं था ना, ये चीज हो गया। ठीक है। तीसरी बात आपने कहा कि योगी का ताज गिर गया, मोदी का ताज गिर गया। कहाँ? आज भी मोदी प्रधानमंत्री हैं और आज भी योगी मुख्यमंत्री हैं। हाँ सर, ये भी बात अच्छा आप कहे हैं, बहुत बढ़िया बात कहे, सवाल किया। हमने घोसी वाला चुनाव पर बात कहे थे कि जो घोसी का चुनाव तो हुआ। ठीक है, आपको क्या लगता है कि एक सीट जीत जाने से पूरा प्रदेश आप जीत गए, पूरा देश आप जीत गए? नहीं, ये बात नहीं है। जिस पर लोग बाजी लगाए रणनीति की, अच्छा, कि रणनीति माने क्या होता है, तो वो बाजी पर मैंने इस बात को कहा। अच्छा, ठीक। जैसे ओम प्रकाश ने कह दिया कि अहिर की बुद्धि 12 बजे रात में खुलती है जी। तो शिवपाल ने जवाब दिया कि हाँ ठीक कहा है ओम प्रकाश भाई, अहिर की बुद्धि जब 12 बजे रात में खुली तो अहिर का जन्म 12 बजे रात में हुआ है। आप गलत नहीं कर रहे हैं, अहिर का जन्म में 12 बजे रात का भइल बा। अभी आप कुछ ड्राइवरों पे क्या कुछ बात कर रहे हाँ, थे, इस पे आज भी हम देख रहे हैं कि बताइए ड्राइवर, अमित साहब जो कानून लगा दिया ड्राइवरों के लिए कि एक एक्सीडेंट करने के बाद 10 लाख रुपया 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 बरिस के लिए सजा है। हाँ। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, गरीब ड्राइवर जो है खास तौर से गरीब होते हैं। जैसे में खूब आप पढ़ लिख लिए, कोई नौकरी नहीं मिला तो ड्राइवरी सीख लिए, तो ड्राइवरी का काम करने लगे। ड्राइवर का मतलब होता है कि जान की बाजी लगा करके ड्राइवर गाड़ी पर बैठता है। अब देखिए ड्राइवर कहाँ कहाँ है। ड्राइवर प्रधानमंत्री का ड्राइवर है, मुख्यमंत्री का ड्राइवर है, एमएलए का ड्राइवर है, विधायकों का ड्राइवर है, प्रधान का ड्राइवर है, किसानों का ड्राइवर है जो ट्रैक्टर चलाता है खेत में, साइकिल चलाने वाला ड्राइवर है, रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर है। ये लोग तमाम काल के गाल में बराबर चलते हैं। जो ड्राइवर अगर नहीं रहेंगे तो आज चीन, पाकिस्तान, हमारे भारत, जो भारत से लड़ाई हो रही है उसमें लड़ाई करने वाला कौन था? ड्राइवर होता है। आप कहेंगे कि कैसे ड्राइवर लड़ते हैं? तो फौज का जवान लड़ते हैं, लेकिन सारा हथियार देने का काम, गाड़ी को चलाने का काम ड्राइवर करता है।
जो सीमा पर जाने के लिए ड्राइवर जो है अपने जान की बाजी लगा करके हड़बा हथियार जब देता है अच्छा। तो नौजवान लोग लड़ाई करते हैं। क्या बात है। अगर नहीं वो पहुंचाता तो आज उस जगह पर लड़ाई नहीं हो पाती। अगर ड्राइवर कहीं डहरी में रुक गया तो पता चला कि भारत की सीमा में पाकिस्तान हिल गया। आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस गाड़ी को सुविधा ने मांगा, हम आप कहेंगे, आपसे आप बता रहा हूं कि आपके बताएंगे जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक आप सुने हैं कि जिसमें 40 नौजवान ने शहीद हो गया। ये कहानी आप सुने होंगे, पत्रकारों ने बताते हैं कि 40 नौजवान शहीद हो गया। क्यों हो गया? वो लोग छुट्टी मांगते थे प्रधानमंत्री से। पुलवामा आतंकी हमला हुआ। हाँ, जो आतंकी हमला हुआ था तो उसमें मांग रहे थे, लेकिन नहीं दे पाए मोदी। और नहीं देने का काम, कोई ड्राइवर नहीं मिला, कोई हलवा हथियार नहीं मिला, न लेकर के जाने पाए तो खाली हाथ पैदल ही चल देना। आज जब पैदल जा रहे हैं तो मानिए कि गाड़ी में बहुत हथियार लदा जाता है। जो पैदल चलने वाला है तो 2-4 गो हथियार टांग करके चलेंगे, कितना बोझा लेकर के चलेंगे। इसी नाते वो धोखा खा गए तो नौजवान मारे गए। तो ड्राइवर हर मौका पर काम करता है। ड्राइवर जो सीमा पर गोली चलाते हैं उससे कम ड्राइवर नहीं है, भले ही गरीब हो। सीमा पर लोग गोली चलाते हैं, लेकिन ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो ठीक वो सीमा पर उसको समझ जाइए, उसका मतलब कि वो भी सीमे पर है। कब एक्सीडेंट हो जाएगा कोई पता नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल है कि अमित शाह ने कहा कि यदि ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो क्यों नहीं रुक करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, क्यों नहीं रुक करके उसको दवा इलाज कराता है। आप जानिए कि जिस समय ड्राइवर एक्सीडेंट कर देगा तो जितने जनता है वहां जुट जाएगी और पता चलेगा कि दवाई कराने से पहले ड्राइवर ही के मार करके लोग मुआ देंगे, तब ड्राइवर ही मर जाएगा। इसी डर के मारे ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़ करके एक्सीडेंट होने के बाद वो भाग जाता है। तो बताइए, एक कानून को लगा करके अमित शाह नई साल, ड्राइवर सोचते थे अपने मन में कि नई साल को चलेंगे घर तो खुशहाली मनाएंगे, लेकिन बाहरे अमित शाह सबको रोड बुला दिया, सबको रोड पर बुला दिया। कहाँ ले बेचारे अपने घर पिकनिक मनाएंगे? वो देख रहे हैं कि हरियाणा कुल पंजाब कुल मिल करके और रोड पर बैठ करके, हमारे बलिया में भी बैठ करके, हर जगह बैठ करके ड्राइवर जो है रोड पर चिल्ला रहे हैं, ठंडी में बिना खाए धरना दे रहे हैं, बिना खाए पिए धरना दे रहे हैं। ये देखिए मैंने अमित शाह की कानून कि सबको हरका दिया, सबको हरका दिया। आज भी जो बात उनकी कितने ड्राइवर आत्महत्या करने के लिए तुल गया कि मेरा परिवार हमसे जीता है, 10 परिवार मेरा है, हम कमाते हैं तो भोजन जाके चलती है। तो कितने ड्राइवर आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ। और मान लीजिए कि बैठ करके हड़ताल पर बैठे, बिना अन्न पानी पिए हुए, भूखे हुए मर रहे हैं ड्राइवर। ठीक है, खैर अब तो उस कानून को वापस ले लिया गया है सरकार, अमित शाह उसको वापस कर लिए हैं। अब ये जो कानून बना था इसको फेल करके इस पर फिर दोबारा बैठक होगी, इस पे कोई नई योजना लागू होगी, कोई नया कानून पास होगा। फिर देखिए, अभी वो कहे हैं कानून तो वापस लिए हैं जरूर, लेकिन ड्राइवरों का विश्वास नहीं है। जो आवाज उठ गई, अच्छा। जो कानून लगाई जाती है इतना जल्दी वापस नहीं होती है। लेकिन फिर भी मान लीजिए थोड़ी देर लेके कि वो लोग कहे हैं कि मैंने आपस हम ले लेंगे, लेकिन ड्राइवरों का विश्वास अभी नहीं है। अभी हड़ताल पर वो बैठे हैं, अच्छा, अभी आवाज दे रहे हैं। तो क्या करेंगे उसके बारे में अब थोड़ा हम नहीं बता पाएंगे कि आपस ले लेंगे कि क्या करेंगे, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अभी राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? हाँ देखिए, ये भी बात है। हम कह रहे हैं, एक बात मैंने कहूँगा, जो मंदिर बनता है उसमें अवैध पैसा नहीं लगाया जाता है। अच्छा, अगर आप अपनी पसीना की कमाई जो है आप मंदिर में दान दे सकते हैं, जो अपना पैसा है। लेकिन अगर गरीबों का पैसा है, आप मुख्य हैं, आप मान लीजिए मालिक हैं, तो मान लीजिए कि सारे पैसा अगर वो मंदिर में लगता है तो अवैध पैसा मंदिर में नहीं लगाया जाता है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात कि रही बात की, मान लीजिए कि हम हर परिवार को देख रहे हैं, थोड़ा अगर हम जाएंगे वहाँ आराम से दर्शन करने के लिए और परिवार इधर भूखे मर रहे हैं, तो केड़े भला चाहिए जाने के लिए, कम से कम भगवान से दर्शन करने के लिए प्रसाद चढ़ाने के पैसा रुपया चाहिए। तो कितना गरीब इंसान जाएंगे भगवान से दर्शन करने के लिए?
जो खाने खाने बगैर मर रहे हैं, तो कितना लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। कुल मिला करके वहां लोग जाते हैं, ठीक बा। आज मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी भाई वो लोग राजा हैं, तो वो लोग जाते हैं वहां, मंदिर बनवाने की थाल्टी है, हर चीज की थाल्टी है, ये सब ठीक है, जो कर रहे हैं कर रहे हैं। इसके बाद मैं क्या कहूंगा, यानी जो हमको आभास बुझा रहा है, मैं आपको बताया, जितना वादा किया प्रधानमंत्री जी, एक वादा पर वो फरीक नहीं उतरा। अच्छा, कोई वादा अपना पूरा नहीं किया है। अच्छा, आज तक ले भर्ती निकाला, कोई भर्ती नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर है, देख ही रहे हैं। तमाम लोग चिल्ला रहे हैं, ड्राइवर चिल्ला रहे हैं, और सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि सरकार को बदलने में ही भलाई है। अच्छा, नहीं तो मेरा संविधान बचेगा नहीं। अच्छा, ये नीति जो है गरीबों को उठाने के लिए नहीं है, गरीबों का लोग खून चूसने का ही काम करते हैं। अच्छा, गरीब तड़प रहे हैं, गरीब मर रहे हैं कि ये कैसा कानून आ गई। नौजवान तड़प रहे हैं, हर चीज को जहां आप देखेंगे, जहां भी वादा किए हैं प्रधानमंत्री, कोई वादा को पूरा नहीं किए हैं। 10 बरिस समय बीत गई। मान लीजिए कि आपको हमने बनाया प्रधानमंत्री, जनता प्रधानमंत्री बनाई। सुनिए, जनता भगवान होती है, जनता बेटा को पैदा किया, जनता बेटा को पैदा किया, और बेटा जनता का बाप बन गया। ये सुनिए, अच्छा, सीधा सीधा सुनिए कि जनता बेटा को पैदा किया और बेटा जो है जनता का बाप बन गया। आज जब बाप बन गया तो किसी को नहीं चिन्ह रहा है। जनता ने पैदा किया मोदी को जी, जनता पैदा करती है योगी को, जनता पैदा करेगी अखिलेश को। अब फिर जनता की मूड घूम गया है। 24 वाला चुनाव में भाई जी आप पूछ रहे हैं तो क्लियर है कि ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना है, और हर जात को मिल करके बना है, हर जात को मिला करके बना है, और हर जात लगी है। अच्छा, कोई के मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि भाजपा रहेगी। भले ईडीएम को लेकर के भी देख रहे हैं कि कितनी तबाही मची है, रात दिन ईडीएम पर बात उठ रही है। ईवीएम, हाँ, उसको हटाने का कोशिश लोग कर रहे हैं। यहाँ तक ले कि आज हमारे देश के दिग्गज वकील जो है, ये भी लोग जा करके लगे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो जब वकील कह रहे हैं तो आप कैसे समझ बात कर रहे हैं कि बीजेपी प्राप्त करेगी कि इंडिया गठबंधन करेंगे। इंडिया गठबंधन आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और पार करेंगे। अच्छा, इस बार मैंने इंडिया गठबंधन का विजय होने वाला है, और विजय होने वाला है। इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री कोई रोक नहीं पाएगा उसको। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो आप किसको चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए, अब तो इंडिया गठबंधन में आज तक ले अभी लोग तय नहीं किया है जी, कोई लोग तय नहीं किया है कि मैंने किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे जी। तो ममता- आप किसको चाहेंगे? ममता बनर्जी को चाहेंगे, अखिलेश यादव को चाहेंगे, राहुल गांधी को चाहेंगे, नीतीश कुमार को चाहेंगे? अब देखिए, ममता बनर्जी ने कहा, खड़गे को कहा, जो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन वो भी दलित परिवार के हैं, तो उनको ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री इनको चुना जाएगा। थोड़ा मीडिया वाले सब थोड़ा कीचड़ उठाड़ा, लेकिन ममता बनर्जी कहा कि अरे भाई, बात आई, मैंने बोल दिया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने लायक, देश को चलाने लायक, मान लीजिए कि ममता बनर्जी के बाद वो नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन में मैंने बहुत बड़ा चॉइस लिए हैं। अच्छा, और हर चीज सहने का भी काम किए हैं। लालू यादव भी अपना को कहे हैं कि अपना नुकसान करके ही इंडिया गठबंधन चलाने का काम कीजिएगा। तेजस्वी ने किए हैं। और आपके अखिलेश जो है, मान लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भी जो बात उनकी अपना नुकसान करके कर रहे हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन को चलाने का काम किया जाएगा। लेकिन मीडिया वाले बार बार हरतुज करते हैं कि मायावती जी क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होती है। तो इसमें समझ नहीं आ रहा है कि जिसको हमने रणनीति कह रहा था, शिवपाल रणनीति जानते थे, अखिलेश रणनीति जानते थे, तो मायावती जी को क्यों नहीं गठबंधन में शामिल किया जा रहा है। अब तो उन लोगों की रणनीति बताएगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन चेहरा बनने लायक
ममता बनर्जी है, वो जो है नीतीश कुमार, खड़ग हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश हैं। इसमें से चुनाव होगा कि भाई कौन चलाएगा। तो अब तक में जे चलावे लायक हो के चुनाव हुई, और वहीं तक में कोनो हम लोगों को भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राम मोहन यादव, और पहले बिरहा गाते थे और अभी अल्लाह के बहुत शानदार कलाकार हैं। बलिया जिला के रहने वाले हैं, रफड़ा का बगल का गांव है, चनवार गांव के रहने वाले हैं और अच्छे कलाकार हैं। और इनका कहना है ये है कि रणनीति, अगर अभी तक राजनीति में कोई जाना तो अभी सबसे पहले रणनीति जानने वाले रामचंद्र जी हुए, उसके बाद श्री कृष्ण हुए, उसके बाद महात्मा गांधी जी हुए, और फिर उसके बाद चरण चौधरी, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, और अभी अखिलेश के दौर है। अखिलेश यादव जी अच्छी रणनीति जानते हैं और अपनी रणनीति को लगा करके, चला करके और अपने रणनीति से 2024 का चुनाव जीतने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तक सामने नहीं है, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। बाकी कई सारी बातें इन्होंने बताया, काफ़ी ज्ञान की बातें हैं। हमको आपको इनके बातों से कुछ सीखना चाहिए, जानना चाहिए। बाकी तमाम बातें आप सभी को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा। बाकी आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। अगर हमारे फेसबुक पेज पर आप हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।